हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मानसा प्रणाली के अंतर्गत क्या था, ये जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो मानसा प्रणाली कई बार एग्जाम में आ भी जाता है, तो आपको इसको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। कहते हैं मानसा प्रणाली भारत में मुगलों की प्रशंस काल में मनसा और जागीरदार प्रणाली के आरंभ के अंत तक प्रचलित थी। यानी देखा जाए तो मुगलों ने शुरू से लेकर अंत तक जो है मानसा प्रणाली को जो है बनाए रखा था। भारत में मुगलों द्वारा तैयार की गई मानसावधारी अद्वितीय प्रणाली थी। कुछ हेर फेर के अकबर द्वारा चलाई गई थी और मानसावधारी प्रणाली सैन्य और नागरिक प्रशासनों का भी आधार हुआ करता था। मानसव शब्द का अर्थ होता है हैसियत या पद से। यानी मानसव से मतलब समझ गए होंगे कि ये पोस्ट से होती है कि क्या हैसियत है, क्या आपको पद मिला हुआ है। जिस व्यक्ति के मानसव प्रदान किया जाता था उसे शाही तंत्र में उसकी हैसियत और वेतन दोनों का निर्धारण होता था। मानसावदार द्वारा रखे जाने वाले सैनिकों की संख्या भी इससे निर्धारित होता था। यह प्रणाली अभिजात वर्गों को पद के कारागार के सरल बनाने तथा उनके वेतन का निर्धारण करने तथा उनके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का निर्धारण करने के लिए तैयार की गई थी। यानी देखा जाए तो हमारी प्रणाली जो थी घोड़ा की संख्या और जो है उसके वेतन देने की एक प्रणाली थी। यदि मानसवर प्रणाली पदों की संख्या में व्यक्त किया जाता था तो कहते अबुल फजल बताता है कि अकबर ने मानसवदार की संख्या जो थी 66 श्रेणी स्थापित की थी। यानी मानसवदार की संख्या जो थी 66 श्रेणियों में स्थापित की थी, जिनकी सीमा 10 घुड़सवार कमांडर से 10,000 घुड़सवारों तक थी। यद्यपि उसने 33 श्रेणियों का ही उल्लेख किया था। आरंभ में एक संख्या पद वैश्विक वेतन और मानसवदार के सैन्य दल की संख्या को भी निरूपित करती थी। बाद में मानसवदार का पद 2 संख्याएं जात और सवार को सूचित करने वाली बन गई। जात कर्मचारियों की व्यक्तिगत पदों की दर्शाता था और सवार मानसवदार द्वारा रखी जाने वाली सेना के आकार को दर्शाता था। कहते सैन्य दल की संख्या के आधार पर मानसवदार को 3 श्रेणियों में रखा गया था और इसकी कैलकुलेशन देखना भी आपके लिए बहुत दिलचस्प रहेगा। इसके लिए आइए उदाहरण देखें। कहते अगर उदाहरण के रूप में हम देखें तो जिसके पास अगर कहते हैं 7,000 जात और 7,000 सवार होते थे तो इसको 7,000 बटा 7,000 के पद थे। यानी प्रथम श्रेणी में जात और सवार के पद जो है बराबर, यानी 7,000 से 7,000 थे जो कि बराबर पद में थे। दूसरी श्रेणी में 7,000 पद के जात से कम थे, लेकिन जात पद के आधे अथवा 50% के सामान्य थे। जैसे देखिए 7,000 बटा 4,000, तो ये दूसरे श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तीसरी श्रेणी की हम बात करें तो सवेदार पद जात पद के 50% ही होता था, लेकिन कहते हैं 7,000 से बटा 3,000 से कम थे और इस प्रकार सवेदार पद तो जात के बराबर थे या उससे कम भी हुआ करते थे। सवार पद ज़्यादा होने पर भी शाही तंत्र में जो है मान सवेदार की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। यह जात के पद से ही निर्धारित होता था। यानी देखिए यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करें तो जात के पद से ही निर्धारित होता था कि उसको कितना वेतन दिया जाएगा। यानी सवार का कोई यहाँ पर लेना देना नहीं था। तो इसलिए जो है सवार का जो संख्या आपने देखा है घटता ही गया है, लेकिन आपने देखा यहाँ पर कि जो जात है उसकी संख्या नहीं घटी। तो इससे आप समझ सकते हो कि सभी जो जितने भी मानसवदार होते थे वो जो है जात रखा करते थे, यानी जात का जो है महत्वपूर्ण स्थान होता था। लेकिन सवार जो थे घटा भी सकते थे और बढ़ा भी सकते थे। तो ये काफ़ी जो है अच्छा दिलचस्प बात थी। यहाँ पर सवादार पर ज़्यादा होने पर भी कोई असर नहीं पड़ता था इनको, और यह जात के पद से ही निर्धारित होती थी कि इस उदाहरण के लिए अगर 4,000 जात है और 2,000 सवार रखने वाले मानसवार पद को जो है 3,000 जात और 3,000 सवार रखने वाले मानसवार के पद के ऊंचा होता था। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण थी। लेकिन इस नियम में कुछ जो है अपवाद भी थे, विशेष रूप से जब कोई मानसवार विद्रोही के बीच समस्याएं वाले क्षेत्र में कार्य करता था। ऐसे मामले में राज्य अक्सर जात पद में परिवर्तन किए बिना सवार पद में वृद्धि करता था। कभी कभी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भी अस्थायी अवधि के लिए सवार पद में वृद्धि भी कर दी जाती थी। जहांगीर ने सवार पद में एक नई व्यवस्था आरंभ किया था और इस प्रावधान के अनुसार चुने हुए मानसवदार के मामलों में सवार पद को 2 जो है अफवाह के और जो है सी अफवाह कहा जा गया और इस भाग के लिए जो है प्रति सवार उसी दर पर यानी
8,000 दाम प्रति सवार के अतिरिक्त भुगतान की स्वीकृति प्रदान भी की गई। यदि सवार पद 4,000 है, जिसमें से 1,000 दो अफवाह और जो है सी अफवाह होते थे, इस सवार का वेतन अगर देखिए 3,000 गुना 8,000 प्लस 1,000 गुना 8,000 गुना 2 है, तो इसका मतलब जो है उसका जो कीमत निर्धारित की जाएगी वो 4 करोड़ के पास होगी, यानी 4 करोड़ होगी। दाम प्रकृत किया जाता था। अधू अफवाह और सी अफवाह के बिना 4,000 सवार का वेतन जो होती थी वो 4,000 गुना 8,000 यानी 3 करोड़ 20 लाख होती थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। और इस प्रकार मांसादार के जो है दो अफवाह और सी अफवाह श्रेणी के दुगने सवार रखने पड़ते थे और इसके लिए भुगतान भी किया जाता था। जहांगीर ने शायद यह व्यवस्था अपने विश्वास पात्र अभिजात वर्ग को बढ़ावा देने और उनके सैन्य रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए किया होगा, और इस व्यवस्था को वह अपने जात पद में कोई परिवर्तन किए बिना उसके अभिजात वर्गों की सेना में बढ़ोतरी कर सका। अपने जात पद में कोई वृद्धि करने से न सिर्फ अन्य अभिजात वर्गों की ईर्ष्या होगी, बल्कि राजकोष पर भी इसका काफ़ी भार भी बढ़ेगा। शाहजहां ने जमा अनुमानित आय और हासिल वास्तविक प्राप्त के बीच के अंतर को जो है पूरा करने के लिए मानसौदारी प्रणाली में मासिक जो है वेतनमान आरंभ किया था। कहते अक्सर मानसौदारों की सौंपी गई राजस्व उगाने वाली जागीरदारों के रूप में भुगतान किया जाता था। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह थी कि एक वर्ष के दौरान जागीर से होने वाली संभावित आय यानी जमा के आधार पर परिकलित किया जाता था। यह देखा गया था कि वास्तविक राजस्व संग्रह यानी हाइस अनुमानित आय से हमेशा ही कम हुआ करता था। ऐसी स्थिति में जो है मानसौदार के वेतन का निर्धारण मासिक वेतनमान विधि से किया जाता था। यदि किसी जागीर से सिर्फ आधा राशि हासिल होता था तो यह छमाह यानी छमाही कहलाता था। यदि इससे केवल 1/4 प्राप्त होता था, इसे जो है सिमाह यानी तिमाही कहते थे। मासिक वेतनमान नगद वेतनों पर लागू होता था। स्वीकृति वेतन में भी कटौती की जा सकती थी। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मानसौदारों को बिना उसके दावे की राशि में कमी किए सवार पद की स्वीकृति संख्या के 1/5 और 1/3 रखने की मंजूरी दी गई थी। औरंगजेब ने इस सभी परिवर्तनों को जारी रखा तथा मशरूत यानी जो सतवर्त नामक नया पद जो सृजित किया। यह मांसादार के सवार पद में अस्थायी रूप से वृद्धि करने का प्रयास था। औरंगजेब ने शाही अस्तबलों में जो है पशुओं के चारे पर आने वाली लागत को भी पूरा करने के लिए खुराक ए दावत नामक एक और कटौती भी की थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक थी जिसको आपको समझ में आ ही गया होगा और आपको पता भी लग गया होगा कि कैसे इसको कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो आप जो है इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में 100% है कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं बने हुए, क्योंकि ये अगर आपके सिलेबस में है तो आने के चांसेस रहेगा। अब हम देखते हैं जागीर प्रणाली क्या है। चलिए, जागीर प्रणाली के अंतर्गत कहते हैं बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है जागीर प्रणाली, और ये जो है एग्जाम व्यू से भी इम्पोर्टेंट रखता है। कहते हैं मुगलों के शासनकाल में राज्यों को अपनी सेवा देने वाले अभिजात वर्गों को किसी विशेष क्षेत्र का राष्ट्र सौंपने की प्रणाली को जारी रखा गया था। मुगल काल में जो क्षेत्र सौंपा जाता था वह जागीर, और जिस व्यक्ति को यह सौंपा जाता था उसे जागीरदार कहते थे। तो समझ गए होंगे कि मुगल काल में जो क्षेत्र सौंपा जाता था उसे जागीर कहते थे और जिसको सौंपा जाता था उसको जागीरदार कहते थे। अकबर के शासनकाल में विकसित मानसौदारी प्रणाली में जागीर अभिन्न हिस्सा थी और अकबर के उत्तराधिकारियों ने अपने अपने शासनकाल के दौरान इस प्रणाली में अनेक परिवर्तन किए। अकबर के शासनकाल में समग्र क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक तो जो था खालिस और दूसरा जो था जागीर। इसे पहले भाग से प्राप्त होने वाले राजस्व शाही खजाने में जमा किया जाता था और जागीरदारों को नगद वेतन के बदले उन्हें जागीरें सौंपी गई थी। मानसौदार के वेतन की हकदारी उनके जात और सवार के पदों के आधार पर आंकी जाती थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। वेतन का भुगतान नगद और जागीर के रूप में किया जाता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उस समय पद्धति अपनाई गई थी। जागीर के रूप में किए जाने भुगतान के प्राथमिकता दी जाती थी। यदि भुगतान जागीर देकर किया जाता था तो केंद्रीय दीवान का कार्यकाल उन प्रांगणों का पता लगाता था कि जमा का कुल जोड़ मानसौदार के वेतन के दावे के बराबर था। यदि रिकॉर्ड की गई जमा जागीरदारों के वेतन दावे से अधिक होता था तो जागीरदार को शेष राशि केंद्रीय खजाने में जमा करानी पड़ती थी
और दूसरी ओर ये वेतन दावे से कम होता था तो कम होने वाली राशि खजाने से पूरी की जाती थी। तो समझ सकते हो कि उस समय जो था मांसहकदारों को जो ये अधिकार दी गई थी कि आप जो है राजस्व इकट्ठा कर सकते हो और अपना जो है इसको लगा सकते हो। अगर वो अधिक है तो आपको जो है राज्य खजाने में जमा करना पड़ेगा, अगर कम है तो राज्य खजाने से आपको उसकी भुगतान की जाएगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रणाली थी और इस प्रणाली से ये काफ़ी होता था कि इसमें घोड़ा उड़ा के जो होता था उसको रख रखाव के लिए जो है राज्य को इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो पद्धति थी। हालांकि कोई भी सौंपी जाने वाली जागीर अस्थायी अथवा वंशागत नहीं होती थी, यानी स्थायी नहीं होती थी, न वंशागत होती थी। ये जो था राजा के अनुयायी पे डिपेंड करता था। सम्राट किसी भी समय जागीर को एक भाग अथवा संपूर्ण जागीर को अपने अधिकार के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित कर सकता था, यह अधिकार दी गई थी। कहते मुगल शासनकाल के दौरान जागीर और खालसी के बीच का अनुपात घटता बढ़ता रहता था। अकबर के शासनकाल के दौरान खालसी कुल राजस्व का मात्र 5% ही था और जहांगीर के शासनकाल में यह 10% और शाहजहां के शासन में यह 9 से 15% के बीच जो है घटता बढ़ता रहा। कहते हैं औरंगजेब के शासनकाल में अंतिम समय में खालिस पर बहुत बड़ा दबाव बढ़ गया था, क्योंकि मांसहकदारों की संख्या में वृद्धि होने से जागीरों की दावेदारी की संख्या में भी वृद्धि होती चली गई, क्योंकि सभी जो है मांसहकदार ही बनना चाहते थे और इससे उनकी जो है काफ़ी वृद्धि हो गई। जागीरदारों के स्थानांतरण एक जागीर से दूसरे जागीर पर किया जाता था, परंतु कुछ मामलों में उन्हें अपनी जागीर लंबी अवधि के लिए एक स्थान पर रखने की अनुमति दे दी जाती थी। यानी इन सब बातों से ये बात साफ हो गया है कि ये स्थानांतरण की जो पद्धति थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी और इसमें स्थानीय जड़ें न बना पाए थे। इसका नुकसान यह रहा कि इससे जो है जागीरदार अपने क्षेत्र के विकास हेतु लंबी अवधि के जो है उपाय करने के लिए निरुत्साहित होने लग गए थे। ये अनेक प्रकार की जागीरें थी। तनख्वाह जागीर वेतन के बदले दी जाती थी, जो मशरूत जागीर निश्चित शर्तों पर की जाती थी। वेतन जागीर जमींदारों और राजाओं को उनकी स्थानीय रियासतों के लिए सौंपी जाती थी। कहते अल्पमादा जागीरें यानी मुस्लिम कुलीन अभिजात को उनके जो है पारिवारिक नगर अथवा जन्म स्थान में दी जाती थी। तनख्वाह जागीरें प्रत्येक तीसरे और चौथे वर्ष स्थानांतरित भी कर दी जाती थी। कहते वतन जागीर वंशागत थी और जो हस्तांतरण भी थी। जब किसी जमींदार को जो है मानसरोवर बनाया जाता था तो उसे उसकी तनख्वाह जागीर और अतिरिक्त किसी अन्य स्थान की वतन जागीर भी दी जाती थी, यदि उसके पद का वेतन उसकी वतन जागीर के आय से अधिक होता था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। जागीरदार के शाही नियम के अनुसार ही राजस्व एकत्र करने की अनुमति भी दी गई थी और जागीरदार अपने स्वयं के कर्मचारी जैसे अमील आदि नियुक्त भी कर सकते थे। शाही कार्यालय जमींदारों पर निगरानी रखा करते थे और सूबे के दीवान की आशा की जाती थी कि वे जो है जमींदार द्वारा किसानों पर हो रहे अत्याचार को भी रोका जा सके। प्रत्येक सूबे में अमीन की नियुक्ति यह देखने के लिए की जाती थी कि जागीरदार शाही नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं। यदि जागीरदार को राजस्व एकत्र करने में कोई कठिनाई आती थी तो फौजदार जमींदार की मदद भी किया करता था। तो इस तरह से जो था जागीरदार प्रथा अपनी चरम सीमा पे थी, जो मुगल साम्राज्य में हर एक शासक ने जो है इसका जो है बेखूबी प्रयोग किया। लेकिन कहते हैं जहाँ जहाँ भी उन्होंने प्रयोग किया उन्होंने कुछ नियम रेगुलेशन को चेंज करके जो है इसको जो है कार्य प्रणाली के अंतर्गत लाया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। हमने मुगलों के जो है हर एक शासन के विषय में विस्तार पूर्वक जाना, उन्हें कार्य प्रणाली के विषय में जाना। आगे जो है हमारा मराठा है तो देखना मत भूलिएगा। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अपना ध्यान रखना और साथ में ध्यान रखना है कि जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चों तक जो है पहुंचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर का सहायता करना है, ठीक है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भी आपके लिए ज़रूरी होगा, तभी जो है आपको जो है अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सकेगा।